हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग 2 की रणनीति पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपीटीईटी 2023 वर्ग 2 के लिए रणनीति पर। तो देखिए, आपकी जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, आपकी एग्ज़ाम 25 अप्रैल से स्टार्ट होगी। 25 अप्रैल 2023 से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। 25 अप्रैल 2023 से। और आज है 5 अप्रैल से, मतलब हम देख लेते हैं, अगर देखे जाए 5 अप्रैल से, तो 5 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक अगर देखा जाए तो आपके पास 20 दिन रहेंगे। तो इन 20 दिनों को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, इस पर हम पूरी बात करेंगे कि ये जो 20 दिन है इनको आप कैसे यूटिलाइजेशन करें ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि देखिए, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपको ये एग्ज़ाम को दोबारा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम रहेगी। मतलब आपने एक बार अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तो आप आजीवन पात्र हो जाएंगे। मतलब फिर से आपको इस एग्ज़ाम को देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब ये 20 दिन है, इस 20 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है उस पर हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात देखी जाए तो आपकी एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग थी उसे हटा दिया गया है। आपकी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फिर अगर आप एससी से हो, एसटी से हो, या ओबीसी से हो, या दिव्यांगजन हो, या आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, ईडब्ल्यूएस से हो आप, तो आपको देखिए 50% लाना रहेगा और अदर को 60% लाना होंगे। तो देखिए, अब नेगेटिव मार्किंग हट चुकी है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो फिर आपको इसे लाना थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, क्योंकि आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सारे के सारे प्रश्न आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे एग्जाम में। आपकी एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे और आप इन 150 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर कर आएंगे। तो ये जो आपका क्राइटेरिया है क्वालिफाई का 50% और 60%, इसे लाना आसान पड़ता है थोड़ा सा। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट हुआ है कि आपकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक बार हम सिलेबस का को देख लेते हैं। इस पॉइंट पे भी काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितने मार्क्स का क्या रहेगा। तो एक बार इसे देख लेते हैं कि देखिए, जो आपकी हिंदी है, हिंदी 8 मार्क्स की आएगी और 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंग्रेजी के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता के आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेडागोजी के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह जो आपका कंपलसरी पेपर होगा वो 30 मार्क्स का होगा और इसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका रहेगा एक मेन पेपर, जिसमें आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 अंक का ये पेपर होगा। ये सभी इम्पोर्टेंट बातें थी। आपकी एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो कितने रहेगा, तो देखिए, आपकी जो एग्जाम होगी 2.5 घंटे की होगी। मतलब आपको कितना टाइम मिलेगा, आपको 150 मिनट मिलेंगे एग्जाम में और आपको 150 प्रश्न ही सॉल्व करना रहेगा। इसमें आपसे जो 30 नंबर का होगा, 30 नंबर का आपका अनिवार्य पेपर होगा और 120 मार्क्स का जो सब्जेक्ट आपने चूज करा है उसका पेपर होगा। आपकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं रणनीति पर। तो देखिए, 5 अप्रैल से अगर हम देखें, 5 अप्रैल से हम 24 अप्रैल तक के दिनों को देखें, तो देखिए आपके पास कितने दिन रहते हैं, आपके पास रहते हैं पूरे 20 दिन। आपके पास अब कितने दिन बचे हैं, आपके पास है टोटल 20 दिन है। तो अब देखिए, इसमें कुछ स्टूडेंट तो वो होंगे जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इन स्टूडेंट की क्या हो चुका है, इन स्टूडेंट की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है कि देखिए अभी 20 दिन बचे हैं और ये जो इस कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं कि इनकी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। कुछ मतलब 10-5% ही इनका सिलेबस रिमेनिंग है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20%, मतलब
पहली कैटेगरी के वो स्टूडेंट बच्चे हैं जिन्होंने 80% प्लस अपना सिलेबस क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, और अभी 20 दिन बचे हैं। तो देखिए ये सबसे अच्छी सिचुएशन में स्टूडेंट है, क्योंकि अभी 20 दिन है, जो उनका 21% सिलेबस बचा है ये उसे भी कवर कर लेंगे और साथ ही साथ इनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये अच्छी कंडीशन में है स्टूडेंट। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि इन स्टूडेंट को अब क्या अप्रोच रखना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने 50% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है और 50% उनका सिलेबस क्या है, बचा है, और साथ ही साथ उन्हें रिवीजन भी करना है। ये सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए कि 50% अभी तो सिलेबस पढ़ना भी इनको बाकी है और साथ ही साथ रिवीजन भी करना है। थर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट है जो देखिए किसी कारणवश, या तो वे जॉब में थे या फैमिली इशू के कारण, वो किसी भी कारण से उनके कोई भी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, उसके कारण उनकी तैयारी कैसी है कि केवल उन्होंने 10 से 15% ही सिलेबस कंप्लीट करा है, एक दो टॉपिक ही कंप्लीट करे हैं सिलेबस में, और वे किसी कारण से सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो मतलब अब इन स्टूडेंट के सामने क्या है, एक तो कि उन्हें पूरी की पूरी तैयारी भी करना है और साथ ही साथ रिवीजन भी करना है। अब सबसे ज़्यादा परेशान ये वाले स्टूडेंट हैं कि अब एक तो 20 दिन बचे हैं और क्या करें, ये स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान है। और सेकंड ये वाला स्टूडेंट, ये दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इन्हें सिलेबस भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है, और इनके पास अब कितने दिन हैं, 20 दिन है। तो अब हम वन बाय वन एक एक स्टूडेंट को लेते हैं कि उन्हें क्या अप्रोच रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस 80% वाले स्टूडेंट की। तो देखिए जो 80% पे है स्टूडेंट, कितना कंप्लीट कर लिया है, 80% इन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। सोशल साइंस का आपके सिलेबस पे बात कर रहे हैं हम, तो सोशल साइंस के सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका सोशल साइंस का सिलेबस। तो देखिए आपका जो सोशल साइंस का सिलेबस है, आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 मार्क्स का है ये आपका। तो इसके अंदर देखिए आपको एक है इतिहास है, तो इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास पूरा कवर करना है। साथ ही साथ आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा करना है, मतलब एंशियन हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की इतिहास, ये सभी आपको इसमें इतिहास में कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आपको स्वतंत्रता के बाद की जो प्रमुख घटनाएं थी वो भी कवर करना है इस तरह से। साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश का क्या योगदान था स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश में, ये सभी आपको पॉइंट कवर करना है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सिलेबस है किस पर है, पूरा की पूरा आपके इतिहास को इसमें दिया गया है। ये आपका इतिहास का सिलेबस है, जिसमें आपको हड़प्पा संस्कृति, वैदिक काल, मौर्य, गुप्त, हर्ष, विदेशों से संपर्क, फिर आपका मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद फिर आपका मुगल काल पूरा आ जाता है, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मराठा, सिख, ये सभी इसमें आ जाते हैं। फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, पुनर्जागरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सारे महत्वपूर्ण आंदोलन, ये इसके अंदर पूरा की पूरा, मतलब जब हम देखें इतिहास को तो इतिहास आपका पूरा कवर किया गया है। जितना दूसरी एग्जामों में जिनका मेन पेपर ही जीएस का होता है, उसमें जितना इतिहास पूछा जाता है वो सभी की सभी यहाँ पर आपका इतिहास में कवर किया गया है। मतलब इतिहास आपका ऑलमोस्ट इसमें कवर है। सेकेंड सब्जेक्ट में बात कर लेते हैं आपसे। सेकेंड सब्जेक्ट में आपका आ जाता है नागरिक शास्त्र। इसमें नागरिक शास्त्र आपका यहाँ से शुरू होता है, ये पॉलिटी वाला जो पेपर होता है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, वो पूरा का पूरा इसके अंदर दिया गया है। इसके अंदर आपका नागरिक शास्त्र क्या होता है, परिवार क्या होता है, समाज क्या होते हैं, समुदाय क्या होते हैं, फिर आपका संविधान स्टार्ट हो जाता है, संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। साथ ही साथ इसके अंदर आपको फिर ये देखिए लोकसभा, राज्यसभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद, ये सब तो आपके संविधान के टॉपिक है। साथ ही साथ आपके कुछ इसके अंदर उन्होंने आयोग वगैरह जोड़ रखे हैं, जैसे बाल एवं मानव अधिकार है गया, मानव अधिकार आयोग हो गया,
उसके बाद आपका निर्वाचन आयोग हो गया। फिर प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व, प्रजातंत्र के संबंध में प्रमुख चुनौतियां, और फिर भारत की विदेश नीति, पड़ोसी देशों से संबंध, और संयुक्त राष्ट्र और भारत, ये सभी आपके साथ ही साथ FT, SC, OBC को जो संविधान में उल्लेख है वो सभी, मतलब संविधान भी जब देखा जाए तो काफी कुछ इसके अंदर कवर किया गया है। मतलब अगर हम देखें कि कहाँ से आर्टिकल शुरू होता है, तो हम बात करें अगर आपके आर्टिकल 12 से स्टार्ट हो जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और जब हम देखें इसे तो ये लगभग 340 आर्टिकल तक, संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर संविधान के अनुच्छेद 340 तक का आपका सिलेबस मेनली इसके अंदर कवर करता है। मतलब आपको जब संविधान पढ़ना होगा तो संविधान के अनुच्छेद, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 14 से आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा, और फिर आपको संविधान के अनुच्छेद 340 तक ऑलमोस्ट आपको संविधान को कवर करना होगा। और साथ ही साथ कुछ अदर टॉपिक्स भी हैं, जैसे प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, राजनीतिक दलों का महत्व, उनके कार्य, प्रजातंत्र की प्रमुख चुनौतियां, फिर उसमें निरक्षरता आ गई, संप्रदायवाद, बेरोजगारी, आतंकवाद, भारत की विदेश नीति, संयुक्त राष्ट्र और भारत का योगदान, ये सभी टॉपिक जब आप कवर करेंगे तब जाके आपका जो नागरिक शास्त्र वाला सिलेबस है ये कवर होगा। तो देखा जाए तो इसमें भी काफी सारा आपका सिलेबस दिया हुआ है। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट में आपका आ जाता है भूगोल, जिसमें आपको देखिए सौर मंडल, अक्षांश देशांतर रेखाएं, ग्लोब, मानचित्र, स्थल मंडल, पृथ्वी की गतियां, ऋतु परिवर्तन, बाह्य व आंतरिक शक्तियां, उनके कार्य, मृदा संरक्षण, वायुमंडल, उसका संगठन, वायुदाब, जलमंडल, लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा, प्रमुख महासागर, फिर भारत की स्थिति, विस्तार, उसकी भौतिक संरचना, जलवायु, मृदा, वनस्पति, खनिज, उद्योग, परिवहन, फसलें, परिवहन, जनसंख्या और उसका वितरण, फिर सभी महाद्वीप, उनका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, धरातल की संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, खनिज, उद्योग, संसाधन, फसलें, परिवहन के साधन, प्रमुख देशों के पर्यावरण प्रदूषण के कारण, औद्योगिक अपशिष्ट और उसका प्रबंधन, और लास्ट टॉपिक आपदा प्रबंधन। इतना आपका सिलेबस भूगोल में दिया है। तो इसे देखा जाए तो मेनली ये काफी कुछ कवर करता है। भूगोल भी आपका, मतलब भूगोल का भी सिलेबस काफी बड़ा सिलेबस है, पर इतिहास की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस कम है। लेकिन संविधान या जो आपका नागरिक शास्त्र वाला सब्जेक्ट है वो और भूगोल ऑलमोस्ट काफी कुछ कवर करते हैं। उसके बाद आपको एक अर्थशास्त्र का जरूर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का छोटा सा पोर्शन आपको दिया है। इसमें आर्थिक विकास, भारत के समय आर्थिक चुनौतियां, आर्थिक प्रणाली, वैश्वीकरण, मुद्रा और वित्तीय प्रणाली, पंचवर्षीय योजनाएं, भारत का कृषि विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न सुरक्षा, सेवा क्षेत्र, उपभोक्ता संरक्षण। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र का सिलेबस है ये जरूर लिमिटेड सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। अर्थशास्त्र का इसका सिलेबस लिमिटेड दिया हुआ है, लेकिन जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं वे काफ़ी रिलेवेंट हैं, जिनका मतलब डेली लाइफ में या डेली यूज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं ये टॉपिक्स। तो इस कारण से मतलब ये टॉपिक आपको डाले गए हैं जो काफ़ी रिलेवेंट हैं। तो यहाँ से भी आपसे एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके लिए आपका जो अर्थशास्त्र भी उन्होंने सिलेबस में दिया है वो भी ऐसा अर्थशास्त्र है जो आपको जरूर पढ़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि सारे जो आपको अर्थशास्त्र के भी टॉपिक दिए गए हैं सारे के सारे IMP टॉपिक हैं। फिर आपको शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, जिसमें उन्होंने सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अवधारणा, कक्षागत प्रक्रियाएं, गतिविधियां एवं परिचर्चा और विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास, ये टॉपिक आपके सम्मिलित है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सिलेबस जो है क्या है, लिमिटेड दिया हुआ है, पर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े से डीप में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से जब क्वेश्चन आता है तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से डीप में जाके पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा के पूरा सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है, जो एक विस्तृत सिलेबस है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अगर 80% सिलेबस कवर कर लिया तो वेरी गुड। तो अब आपको पास इस 20 दिनों के लिए आपको स्ट्रेटेजी क्या रखना है इन 20 दिनों के लिए, जिन्होंने 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है।
तो देखिए आपको सबसे पहले तो ये करना है कि अब इन 20 दिनों में, जैसे मान लेते हैं, हम एक उदाहरण लेके चल रहे हैं कि आप, ये देखिए हम ले रहे हैं 6 घंटे का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो जॉब में हैं, कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जिन्हें घर के सारे काम रहते हैं, उसके बाद वे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम इसलिए 6 घंटे का एग्जांपल ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वेरी गुड, और अगर आप इससे कम पढ़ाई कर रहे हैं तो अब आपके पास देखिए 20 ही दिन हैं। तो कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा अब आपसे पढ़ाई हो सके उतनी पढ़ाई करिए, ठीक है? तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं 6 घंटे का, लेकिन अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 11 घंटे कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने घंटों को बढ़ा लेना, ठीक है? तो देखिए जैसे आपका सिलेबस 80% कंप्लीट है, तो अब आपको क्या करना है, अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब आपको 4 घंटे और 2 घंटे का स्लॉट बनाना है। तो देखिए अब आप 4 घंटे में क्या करेंगे, 4 घंटे में आपका देखिए मेजर सिलेबस कवर हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे, इस 4 घंटे के अंदर आप आपका जो ये सिलेबस 80% आप कवर कर चुके हैं, इसको आप क्या करेंगे, इसका आप रिवीजन करेंगे। क्योंकि देखिए आपका जो पेपर है जीएस का पेपर है, और जीएस के पेपर में देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ आपको रिवीजन ज़्यादा लगा के जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर की बजाय यहाँ पर जो पेपर आता है फैक्चुअल पेपर आता है, कि आपसे सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बजाय जो पेपर आता है फैक्चुअल आता है, तथ्यों पर आधारित पेपर होता है, और तथ्य तभी याद रहते हैं किसी को भी जब उसने 2 से 3 बार उन तथ्यों को पढ़ा हुआ हो। 2 से 3 बार उसने उन्हें क्या कर रखा हो, उनका रिवीजन कर रखा हो, तब उसे सीधे के सीधे वो तथ्य याद आ जाते हैं, नहीं तो कहीं न कहीं उसे कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ रिवीजन का खासा महत्व है जीएस में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 घंटे अपने रिवीजन को देंगे, और 2 घंटे आप किसे देंगे, 2 घंटे अब आप देंगे आपके सिलेबस में, जो आपने 20% आपका जो सिलेबस रिमेनिंग है, उसे कवर करने में, ठीक है? तो आपको यहाँ पर सिलेबस कैसा कवर करना है, तो देखिए आपको जो सिलेबस कवर करना है 120 का, तो आपका जो मेन पेपर है वो भी कवर करना है, और 30 नंबर में भी आपने जो पढ़ रखा हो उसे भी कवर करना है, ठीक है? मतलब आपको आपका पेपर पूरा 150 मार्क्स का कवर करना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने 50% कवर किया है। अगर आपने देखिए सिलेबस कितना कवर कर लिया है, 50% आपका सिलेबस कवर कर लिया है, और अब ही आपको 50% सिलेबस आपका क्या है, 50% सिलेबस आपका रिमेनिंग है, और अब आपको इस बात की भी टेंशन है कि मुझे पूरे सिलेबस का रिवीजन भी करना है, और आपके पास हैं 20 दिन, कि 20 दिन में आपको इतना काम करना है। तो देखिए सबसे पहले तो अब आप क्या करेंगे, अब आप आपका जैसे मान लेते हैं आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इसे 3-3 घंटे के स्लॉट में बाँटेंगे, कि आपको 3 घंटे तो क्या किस सब्जेक्ट को देना है अपने, ये जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है, आप इसके लिए 3 घंटे देंगे, इस रिमेनिंग सिलेबस को कवर करने के लिए आप इसे कितने देंगे, 3 घंटे देंगे, और बचे हुए 3 घंटे में आप क्या करेंगे, इस बचे हुए 3 घंटे में आप करेंगे रिवीजन, ठीक है? मतलब अब आपको क्या करना है, देखिए कुछ स्टूडेंट की ये स्ट्रेटेजी होती है कि वो पूरा एक बार पढ़ लेते हैं और लास्ट के 4-5 दिन केवल रिवीजन के लिए रखते हैं, तो वो सिचुएशन उन स्टूडेंट के लिए अच्छी रहती है जो यहाँ पर हैं, इस कैटेगरी में हैं, कि आप चाहें तो 10, जैसे अब आपका 80% कंप्लीट है, तो आप 10-12 अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस क्या कर लें, कंप्लीट कर लें, और उसके बाद आपके पास रिमेनिंग देखिए 12 दिन बचेंगे। तो इस 12-13 दिन के अंदर आप क्या करेंगे, फिर आपके पास एक ही काम रहेगा, रिवीजन रिवीजन करना। तो ये वाले स्टूडेंट जिनका 80% सिलेबस कंप्लीट है, वो इस मेथड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ये भी अच्छी मेथड है। लेकिन अगर अब आपके पास देखिए 50% सिलेबस आपका बचा है करने को, रिमेनिंग है, रिवीजन भी करना है, तो आपके लिए फिर ये अप्रोच ठीक रहती है कि इसमें आप क्या करें, साथ ही साथ आपका सिलेबस भी चलता रहे, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी चलता रहे, और आप कोशिश करें कि आप आपका सिलेबस देखिए कितनी तारीख तक, जैसे आपकी एग्जाम 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो आप ये मान के चलिए 17 अप्रैल तक तो आप भी आपका 100% सिलेबस कवर करके रख ही लें। मतलब आपको देखिए इस स्टूडेंट को क्या कोशिश करना है, जिसका 80% सिलेबस कंप्लीट है, इसे ये कोशिश करना है कि ये 10 से 12 अप्रैल तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले। कितनी तारीख तक? 10 से
12 अप्रैल तक। 10 से 12 अप्रैल तक आप आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप केवल एक ही चीज़ पे फ़ोकस करें और वो है रिवीज़न, ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड टाइप के स्टूडेंट पे कि आपका देखिए 50% सिलेबस है, कंप्लीट है, 50% रिमेनिंग है, तो आप कोशिश करें कि आपका ये जो 50% रिमेनिंग वाला सिलेबस है, ये भी आप पूरा कब तक कवर कर लें, 17 अप्रैल तक पूरा कवर कर लें। और साथ ही साथ आपका थोड़ा रिवीजन डेली बेसिस पर अभी से ही चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 18 अप्रैल से केवल रिवीजन पे जाएंगे तो फिर वहां पर 5-6 दिन में इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज करना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है, बहुत बड़े कवरेज को कवर करता है सिलेबस। तो इस कारण से फिर वो 5-6 दिन या 7 दिन आप रखेंगे तो थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, कठिन जाएगा। तो इस तरह आप क्या करें, रिवीजन अभी से ही स्टार्ट कर दें और साथ ही साथ जो पोर्शन आपका रिमेनिंग है उसे भी कवर करते रहें। कोशिश करें कि 17 अप्रैल तक तो आपका पूरा सिलेबस 100% कवर हो जाए, ताकि आपके पास 7 दिन पूरे रिमेनिंग रहेंगे, तो उन 7 दिनों में आप क्या कर पाएंगे, एक अच्छा सा रिवीजन लगा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप के स्टूडेंट पर, जिनका देखिए कितना उन्होंने कंप्लीट करा है सिलेबस। उन्होंने या तो कुछ भी नहीं पढ़ा है किसी भी कारण से, या केवल 10 से 15% या 20 से ये 25% तक ही इन्होंने सिलेबस कवर करा है। या हो सकता है कुछ स्टूडेंट का इससे ज़्यादा हो, मतलब हो सकता है कि उनका 50 तो नहीं हुआ है लेकिन उनका 35% हो सकता है, किसी का 45 हो सकता है। तो अब अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपके पास है 20 दिन, तो अब आप क्या करेंगे? तो देखिए अब आपको ये करना है कि अब मान लेते हैं आप 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब आपको ये अप्रोच रखनी है कि आपको एक तो आपका जो रिमेनिंग सिलेबस है उसे तो कवर करना ही करना है, साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करते चलना है। तो अब आप इस क्या करेंगे, आपका ज़्यादा सिलेबस रिमेनिंग है तो आप थोड़ा अपने जो स्टडी के आवर्स है इसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप तो कम से कम 7 घंटे पढ़ाई करें। बाकी स्टूडेंट वो 6-6 भी चल जाएँगे, लेकिन आप कम से कम 7 घंटे पढ़ाई करें। क्योंकि देखिए आपको ज़्यादा सिलेबस कवर करना है और सिलेबस कवरेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 20 ही दिन पढ़ाई करना, और अगर आप क्वालीफाई कर गए तो फिर आपको इस एग्ज़ाम के लिए दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इस क्वालीफाई होने की लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। तो अब आपके पास देखिए 20 दिन है, तो कोशिश करिए कि कम से कम आप 7 घंटे, 8 घंटे आप निकाल लें पढ़ाई के लिए। तो आपको अपने, मान लेते हैं अगर जैसे आप 8 घंटे निकाल रहे हैं, आपके वो 8 घंटे निकाल रहे हैं। तो अब आप क्या कर लेना कि 5 घंटे तो आप अपने जो भी सिलेबस रिमेनिंग है इसे देना, और डेली बेसिस पर आप रिवीजन को भी 2 पार्ट में करना। 2 पार्ट में मतलब 2 घंटे में आप क्या करना, जो आपने पहले पढ़ लिया था उसका रिवीजन करना, और इस 1 घंटे में आप उसका रिवीजन करना जो आपने आज पढ़ा है। जैसे आपने इस 5 घंटे में जो भी तैयार करा है उसका रिवीजन आप करोगे इस 1 घंटे में, और इस 2 घंटे में आप रिवीजन किसका करोगे? इस 2 घंटे में आप रिवीजन करोगे इस पोर्शन का। ठीक है? मतलब आपको क्या करना है, आपको जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है उसके लिए तो आप 5 घंटे दोगे। फिर आपके पास बचेंगे 3 घंटे, तो इस 3 घंटे में आप इसे 2 पार्ट में बाँटोगे। 2 घंटे में आप क्या रिवीजन करोगे, जो आपने पहले पढ़ लिया है, चाहे फिर आपने इधर 15% पढ़ा हो, 25 पढ़ा हो, 35 पढ़ा हो, 45 पढ़ा हो, इसे रिवाइज करना। और 1 घंटे में आप जो बोलते हैं ना, आज ये मैंने तैयार करा है, तो जो आप आज तैयार करा है उस आज को आपको हाथों हाथ रिवीजन भी करते चलना है, क्योंकि अब उतना टाइम आपको मिलेगा नहीं कि आप पूरा रिवीजन कर लें। तो आपको रोज जो पढ़ा है रोज का रोज उसे रिवीजन करते रहना। तो ये आपके लिए स्ट्रेटेजी हो गई। फिर आप भी क्या करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 18 अप्रैल, मतलब 6 दिन तो आपको भी रखना है, 18 या 19 अप्रैल में मान लें, और आपको ये रिवीजन तो करते ही चलना है। यहाँ तक आप आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और 5 से 6 दिन जो लास्ट के रहेंगे, इन 5 से 5 टू 6 डेज़ जो आपके लास्ट में रहेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, केवल और केवल रिवीजन करेंगे। तो ये आपको अप्रोच रखना है आपके सिलेबस को कवर करने की। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अब जो स्टूडेंट इस कैटेगरी में है कि जिन्होंने बहुत कम तैयार करा है या 50% ही सिलेबस कंप्लीट है, दो कैटेगरी वाले स्टूडेंट, एक तो ये कैटेगरी वाले जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट है,
और जिनका 10 से 15% ही सिलेबस कंप्लीट है। तो अगर आप इन 2 कैटेगरी में आ रहे हैं कि इतना कम सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो आप कोशिश करें कि आप क्या करें, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप कवर करेंगे। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, हर टॉपिक का एक ओवरव्यू लेते जाएंगे। एक ओवरव्यू मतलब कि हाँ, इस टॉपिक में ये बातें आती हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉमन सेंस के बेसिस पर होते हैं। तो जो कॉमन सेंस पे बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, और कुछ जो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, वैसे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, आराम से सही हो जाएंगे। और इस तरह आपके क्या हो जाएंगे, मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा सिलेबस रिमेनिंग है तो भी, तो आप देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो कवर करें ही करें, साथ ही साथ हर टॉपिक का एक अपने माइंड में ओवरव्यू बना लें कि हाँ, इस टॉपिक का ये ओवरव्यू है और इस टॉपिक के ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उन पे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, ये आप तैयार करके चले जाना, और हर एक टॉपिक का एक ओवरव्यू बना लेना। ओवरव्यू बना लेने से जो उस टॉपिक से कॉमन सेंस के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, वो आपके सही हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, उस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सीधा पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। तो अब आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, तो आप क्या करेंगे, एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को तो तैयार कर ही लेंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू जरूर बना लेंगे, ताकि आपसे जो भी कॉमन क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए, उसे आप क्या कर ले, उसे आप सही कर ले। ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट इतना है कि देखिए, आपको इतना बड़ा सिलेबस है, अब 20 दिन है आपके पास। आपके पास कितने हैं, 20 दिन है, सिलेबस भी वास्ट है, इतिहास भी कवर करना है, भूगोल भी कवर करना है आपको, नागरिक शास्त्र करना है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। उसके बाद आपका आ जाता है इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और एक आपके हो गए शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। इस तरह से आपका ये 120 मार्क्स का सिलेबस है। फिर 30 मार्क्स का आपका कंपलसरी पेपर है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी और जीके है। तो इस तरह से आपका उसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी भी है, तो ये 30 मार्क्स भी हैं। तो इस तरह आपके पास काफ़ी सारा पढ़ने को है, और आपके पास 20 दिन है। तो जो आपको आपकी अप्रोच रखना है, देखिए कैसी अप्रोच रखना है आपको। आपको सकारात्मक रहना है, पूरी तरह से सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है आपको, और मोटिवेटेड रहना है कि ठीक है, जितना मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसको मैं रिवाइज करूंगा, और जो भी मेरा सिलेबस रिमेनिंग है, मैं इस 20 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूंगा और अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर करूंगा, और अपना एग्ज़ाम में कैसा दूंगा, अपना एग्ज़ाम में बेस्ट दूंगा। ठीक है, ये आपको अप्रोच रखना है, क्योंकि इस अप्रोच को रखने से आप क्या करेंगे, आपके एफर्ट बने रहेंगे इन 20 दिन में भी। अगर आप डिमोरलाइज हो जाओगे, घबरा जाओगे, डर जाओगे, तो क्या हो जाएगा, आपसे पढ़ाई ही बंद हो जाएगी, और अगर पढ़ाई बंद हो जाएगी तो सीधी बात है, फिर एग्जाम वाले दिन आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे जितना आप कर सकते थे। तो इस कारण से आपको क्या करना चाहिए, पूरी तरह से पॉजिटिव अप्रोच के साथ, सेल्फ अपने आप को मोटिवेट रखते हुए, आपको हर दिन इन 20 दिन अपना कैसा देना है, 20 ही दिन आपको अपना बेस्ट देना है। और जब आप इन 20 दिन कंटिन्यूस अपना बेस्ट देते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप एग्जाम वाले दिन भी अपना बेस्ट कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स पर। कुछ और पॉइंट्स पे बात करें, जैसे आपका एग्जाम, एग्जाम पर बात करें, तो देखिए, एग्जाम आपकी क्या, एग्जाम के लिए आपको अप्रोच रखना है, एग्जाम हाल में आपको क्या करना है, किस तरह से आप करेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है। मतलब आपकी जैसे कल एग्जाम है, जैसे मान लो 25 अप्रैल से आपकी एग्जाम है, तो आपको एग्जाम से पहले जो एक दिन होता है, मतलब वो 24 अप्रैल वाले दिन आपको क्या करना है। साथ ही साथ एग्जाम जैसे आपकी 25 अप्रैल को, तो इस 25 अप्रैल को एग्जाम हाल में आपको क्या करना है, किस तरह का आपको माइंडसेट रखना है, किस तरह की आपको अप्रोच रखना है, इस पर एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें हम इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ मैं फाइनली आपसे बस यही कहूंगा कि देखिए, अभी भी आपके पास कितने दिन हैं, अभी भी आपके पास 20 दिन है,
और अगर आप 20 दिन सच में मेहनत करेंगे तो आपको देखिए क्वालिफाई करना है एग्जाम। ये एग्जाम कैसी एग्जाम है? क्वालिफाइंग एग्जाम है। और क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको देखिए लाना कितना है, लाना आपको वही 50% और 60% है। मतलब आपको 150 में से केवल 75 और 90 मार्क्स लाना है। और जो कि देखिए अगर कोशिश की जाए तो बिल्कुल लाए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट के जब हम मार्क्स देखते हैं तो हर स्टूडेंट अगर जो थोड़ी भी तैयारी के साथ जाता है तो देखिए 50 से 60 का स्कोर कर लेता है। 50 से 60 और नेगेटिव मार्किंग भी हट चुकी है, तो देखिए ये ज्यादातर स्टूडेंट इस यहाँ तक मार्क्स लेकर आ जाते हैं। ये मार्क्स स्टूडेंट के आ जाते हैं। तो देखिए अब अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर आप 20 दिन मेहनत कर लेंगे तो क्या आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे? आप क्या कवर कर लें? इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर लें। हर टॉपिक का अपने माइंड में एक क्या कर लें? एक तो देखिए हर टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो तो कवर कर ही लें, साथ ही साथ हर टॉपिक का एक अपने माइंड में ओवरव्यू बना लें। ताकि ओवरव्यू होने से क्या होगा, उस टॉपिक से अगर कुछ कॉमन सेंस पे बेसिस क्वेश्चन आया तो वो सही हो जाएगा। कई बार एग्जामिनर केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं तो वो भी आपके सही हो जाएंगे। कई बार आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन इलिमिनेशन के माध्यम से, मतलब आपको कई बार सही उत्तर तो नहीं पता होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, कुछ ऑप्शन को इलिमिनेट कर देते हैं। मतलब कुछ ऑप्शन को आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि इसका ये ऑप्शन, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए थे आपको ए बी सी डी, आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपको लगा कि इसका, मैंने पढ़ा है तो बी तो इसका नहीं होगा और डी भी इसका नहीं होगा। तो इस तरह आप ऑप्शन इलिमिनेट करके भी सही उत्तर निकाल लेते हो। तो इस तरह की अप्रोचेस लगा के पॉजिटिव रहकर, मोटिवेट रहकर, इस 20 दिन में भी अच्छी मेहनत करके पूरा सिलेबस आप कवर करके, चाहे उसमें फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर ले, हर टॉपिक का एक ओवरव्यू बना ले। इस तरह करके आप खुद ही सोचिए, क्या आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते, इस 75 मार्क्स को, 90 मार्क्स को? डेफिनेटली आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि आपको रखना है अपने आप पर विश्वास, और ये सेल्फ कमिटमेंट करना है आपको। उससे ही अपने आप को ये कमिट करना है आपको कि मैं इन 20 दिन का बेहतर यूटिलाइज करूंगा, और जो मेरा गोल है आपका इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, उसे मैं अचीव करूंगा। और इसी आपके गोल को अचीव करने के लिए ही हम एक कोर्स भी लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताते हैं। इसमें आपको क्या कर देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं कि ये टॉपिक तो भैया इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़कर जाना है। साथ ही साथ कुछ टॉपिक का आपको हम ओवरव्यू दे देते हैं, ताकि आपका इस कोर्स को लाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपकी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। और जो आपका सपना है कि भैया मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाऊं, उसमें हम आपकी एक थोड़ी सी क्या कर पाए, मदद कर पाए। कि आपका जो गोल है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, इसमें अगर हम आपकी थोड़ी सी भी मदद कर पाए तो ये मतलब हमारे लिए बहुत भाग्य की बात होगी। इसीलिए इसका प्राइस भी केवल 26 रुपये रखा है कि हर स्टूडेंट इसे खरीद पाए। यही इसका पर्पस है। और इसे अगर आप खरीदना चाहें तो आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके, गूगल प्ले स्टोर से विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस कोर्स को आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब इसमें हमने आपका उपभोक्ता संरक्षण कवर कर लिया है, अर्थशास्त्र को कवर कर लिया है, पंचवर्षीय योजना को कवर कर लिया है, मुद्रा वाले टॉपिक को आपको कवर कर लिया है, वित्तीय प्रणाली को आपका कवर कर लिया है। उन टॉपिक्स को हम मेनली टच कर रहे हैं जो स्टूडेंट क्या करता है, छोड़ के चला जाता है। जैसे अर्थशास्त्र ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा टाइम इतिहास और भूगोल को ही कवर करने में चला जाता है। इस कारण से हमने सबसे पहले सिलेबस को पीछे से उठाया, जो आपका ये वाला पोर्शन था। ये अर्थशास्त्र क्या होता है, बच्चे का सारा टाइम कहाँ चला जाता है, इस इतिहास को कवर करने में। फिर अगर कोई इससे आगे आता है तो वो यहाँ नागरिक शास्त्र पे आ जाता है, फिर कोई थोड़ा आगे आता है तो भूगोल तक आता है, और यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है, आपकी एग्जाम आ जाती है और आप थोड़ा सिलेबस को छोड़ देते हैं। इसीलिए हमने सिलेबस को उठाया यहाँ से कि आपका अर्थशास्त्र हम कवर करा दें। इसमें हमने आपका आर्थिक विकास क्या होता है ये भी कवर करा दिया, आर्थिक समृद्धि क्या होती है ये कवर करा दिया। इसमें आपका जो मुद्रा और वित्तीय प्रणाली थी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे कवर करा दिया आपका। साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना को कवर करा दिया है, खाद्यान्न सुरक्षा आपका कवर करा दिया है, उपभोक्ता संरक्षण आपका कवर करा दिया है।
अब हम जो अगला वीडियो लाएंगे, अब इसमें आपका जो वित्तीय प्रणाली है इस पर एक और वीडियो लेकर आएंगे बैंकिंग पर आपका, इसमें कुछ और पॉइंट्स आपके बचे हैं कि बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीएस, ये सारी, सीआरआर क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग रेट क्या होती है, कई बार एग्जामिनर आपको अर्थशास्त्र दिया है तो कई बार वो कुछ अर्थशास्त्र के टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो हो सकता है कि वो ये आपका टॉपिक वित्तीय प्रणाली है और बैंकिंग है तो यहाँ से वो आपकी मौद्रिक नीति पे क्वेश्चन पूछ ले, एक टेक्निकल क्वेश्चन माना जाता है, तो इसलिए हम उसे कवर करेंगे। फिर हम जब अगले ओवरव्यू की बात करेंगे तो इस टॉपिक पर ओवरव्यू लेंगे। तो ये ओवरव्यू क्लासेस होती हैं, इसमें आपका पर्पस क्या होता है कि आपको एक थोड़ा सा मतलब एक गाइडेंस दे दिया जाता है, टॉपिक पर एक ओवरव्यू दे दिया जाता है, एक गाइडेंस या एक ओवरव्यू दे दिया जाता है, ताकि आप जब सेल्फ उस टॉपिक को पढ़े तो आपकी क्या हो जाए, एक हेल्प हो जाए, मतलब आपको टॉपिक को समझना थोड़ा सा क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसी पर्पज से ये क्लासेस लाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस अभी भी बच गए हों, आप वो भी जानना चाहें, तो देखिए आप जरूर कमेंट करें। तो अगर कुछ क्वेश्चन बचे हुए होंगे तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आप कमेंट करेंगे उस पर, अगर हमें लगा कि आपका कमेंट में इन प्रश्नों पर भी वाकई में बात की जानी चाहिए, तो फिर हम जरूर उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ जो भी आपके फ्रेंड हों उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और भी हम कुछ रणनीति लाएंगे कि एग्जाम के पहले, जैसे आपकी एग्जाम 25 अप्रैल से शुरू होना है, तो 24 अप्रैल को आपको क्या अप्रोच रखना है, एग्जाम वाले दिन आपको क्या अप्रोच रखना है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो उस तरह के आपके वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, इसके माध्यम से भी आपको क्या हो जाएगी, अपडेट मिलते रहेगी और वीडियो की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ कुछ सोशल साइंस के रिमेंबर नोट्स के पीडीएफ भी अवेलेबल हैं, वो भी आप रिमेंबर नोट्स के पीडीएफ भी यहाँ सर क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से, विजय एकेडमी इंदौर के टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी भी विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो आप इसे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी हम स्टूडेंट को सूचनाएं देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके कोई से भी प्रश्न हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो जरूर इसमें आपके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आपको किसी भी प्रकार की अगर कुछ हेल्प हो तो आप हमारा ये व्हाट्सएप है, इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप जो टीम है, हमारी व्हाट्सएप टीम जरूर आपका सपोर्ट कर देगी अगर आपका कोई सा प्रश्न हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8962429653। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार।